Hello, good morning, students. Welcome to today's class. I am going to continue the last class, causes of aggression. हम लोगों ने पिछले क्लास में आक्रामकता को डिफाइन किया था कि आक्रामकता क्या है, कितने प्रकार की होती है और उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। उस कॉजेज़ को हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। आज विस्तृत रूप से आत्महत्या के कारणों को हम लोग देखेंगे। आई एम डॉक्टर राना मुजीब, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आक्रामकता के कितने प्रकार हैं, आक्रामकता के कितने कारण हैं। इसे हम लोगों ने देखा कि आक्रामकता के 8 कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति में आक्रामकता उत्पन्न होती है। इसे मैंने स्क्रीन पर भी नोट कराया है, इसे आप लोग देख लेंगे। अब स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 पॉइंट पे, जन्मजात प्रवृत्ति या इनबोर्न टेंडेंसी। डैश दे करके समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आक्रामकता जन्मजात प्रवृत्ति के कारण होता है। आम तौर से प्राणी आक्रामकता का व्यवहार अपनी आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के लिए करता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जन्मजात प्रवृत्ति जो है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आक्रामक जो व्यक्ति होता है वो बोर्न से ही होता है, जन्म से ही व्यक्ति के अंदर आक्रामक का गुण होता है। परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति उसे शो करता है या उस चीज़ को वो आक्रामक जो है वो उसके बाहर आ जाता है। और विशेष रूप से व्यक्ति आक्रामक कब होता है? जब वह अपने आत्म की रक्षा करना चाहता है, उस समय वह सेल्फ डिफेंस के लिए आक्रामकता का व्यवहार करता है। जन्मजात प्रवृत्ति ही मूल प्रवृत्ति कहलाता है, जिसे फ्रायड ने 2 प्रकार में बांटा है। अर्थात फ्रायड का कहना है कि मूल प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। एक जिसे जीवन मूल प्रवृत्ति लाइफ इंस्टिंक्ट उन्होंने कहा, और दूसरे को मृत्यु मूल प्रवृत्ति डेथ इंस्टिंक्ट कहा है। इनके अनुसार कि जीवन मूल प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति रचनात्मक कार्य करता है और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करता है। कहने का अर्थ है कि जब व्यक्ति मूल प्रवृत्ति में होता है तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार काम को करता है, वहाँ पे कोई एग्रेसिव का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन जब व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति आ जाती है तब व्यक्ति आक्रामक हो जाता है और वह आक्रामकता का व्यवहार दूसरों के लिए करता है। अब हम लोग देखेंगे नंबर 2, शरीर क्रियात्मक तंत्र, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। डैश देके यहाँ देखिएगा कि आक्रामकता का एक कारण शरीर क्रियात्मक तंत्र भी होता है। इस तंत्र के अनुसार मस्तिष्क के कुछ भाग के उत्तेजित होने या क्षति होने से व्यक्ति में आक्रामकता जैसे सांवेगिक व्यवहार दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पे क्या है कि जब व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क में का कुछ भाग उत्तेजित होता है, कुछ भाग तीव्र होने लगता है, या फिर उस भाग में कुछ रुकावट आने लगती है, उसे कुछ क्षति पहुंचता है, तब उस भाग में एक द्वंद्व की स्थिति आती है, एक उलझन की स्थिति आती है और उस स्थिति में व्यक्ति आक्रामक हो जाता है। और ये आक्रामकता जो है वो एक सांवेगिक व्यवहार करता है। नंबर 3, बच्चों का पालन पोषण, चाइल्ड केयरिंग या चाइल्ड रियरिंग। डैश देखें, कुछ अध्ययनों से यह भी स्पष्ट है कि आक्रामकता का कारण बच्चों का माता पिता द्वारा किया गया
पालन पोषण पद्धति है। जिस बच्चे के पालन पोषण में माता पिता अधिक आक्रामक रहते हैं, प्यार कम देते हैं, उस तरह के बच्चों में रोष या रिसेंटमेंट और क्रोध, एग्रेसिवनेस अधिक उत्पन्न होता है और बच्चों में आक्रामकता का गुण आ जाता है और यह आक्रामकता कभी कभी बहुत अधिक हो जाता है। वैसे अगर आप अपने दैनिक जीवन में भी देखेंगी तो देखेंगे कि जिस फैमिली के बड़े गुस्से वाले होते हैं, क्रोध करने वाले अधिक होते हैं, उनकी फैमिली के छोटे बच्चे भी छोटी छोटी बातों पे जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। यह हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी देखते रहते हैं। अब देखेंगे नंबर 4, कुंठा या फ्रस्ट्रेशन। चूँकि लक्ष्य की ओर अग्रसित व्यवहार में बाधा आने पर कुंठा उत्पन्न होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है व्यक्ति में और इसी फ्रस्ट्रेशन या कुंठा के कारण आक्रामक व्यवहार का जन्म होता है और यह आक्रामक व्यवहार अधिक कुंठित होने से तीव्र हो जाता है और इसी हालत में, इसी स्थिति में व्यक्ति आक्रामक व्यवहार कर कभी कभी खुद को हानि पहुंचाता है या कभी दूसरों को भी हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। इसे भी हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। अगर आप ध्यान देंगी, ऑब्जर्व करेंगी किसी पर्सन को जो एग्रेसिव है या जिसके बैकग्राउंड को आप देखेंगी, तब ये चीज़ समझ में आ जाती है कि फ्रस्ट्रेशन के कारण भी आक्रामकता उत्पन्न होती है जो कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती है। नंबर 5, अधिगम या सीखना, लर्निंग। समाज मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आक्रामक व्यवहार भी सीखा जाता है। ये सोशल साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हम जब आक्रामक व्यवहार करते हैं तो वो हम जन्म से ही खाली नहीं लेते, बल्कि उसे हम अपने समाज से सीखते भी हैं। वह कैसे? जैसे आक्रामक व्यवहार करके व्यक्ति जो चाहता है या जो दूसरे व्यक्ति से करवाना चाहता है करवा लेता है। इस तरह वो क्या होता है, उसे एक तरह का रिवार्ड मिल जाता है, उस तरह का उसे एक प्राइज मिल जाता है कि वो जिससे चाहता है वो काम कराता है और जब वो करा लेता है तब उसे अपने अंदर में एक हैप्पीनेस की फीलिंग्स आती, एक खुशी का एहसास होता है और वो समझता है कि वह सक्सेस हो गया। तो इस तरह से वो आक्रामक व्यवहार को प्रत्यक्ष पूर्ण बलन, डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट के आधार पर सीख लेता है और इसी तरह से जब वो एक्टिविटी करता जाता है तब वह उसके आदत में शामिल हो जाती है और वह एग्रेसिव होने लगता है। जब उसकी ये इच्छा दूसरे पूरा नहीं करते हैं तब वो ज़्यादा हाइपर भी हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं नंबर 6, आक्रमण मॉडल का परीक्षण करना, ऑब्जर्विंग एंड एग्रेसिव मॉडल। कभी कभी व्यक्ति दूसरे के आक्रामक व्यवहारों को देखकर भी वैसा ही करना सीख लेता है। जैसे आप देखेंगी कि सिनेमा या टीवी पर जब आक्रामक दृश्य देखने को मिलता है तो जो बच्चे उस दृश्य को ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप बाद में देखेंगी कि वह बच्चे फिर अपने खेल कूद में या अपने डेली लाइफ के दूसरे से इंटरैक्ट करने में वह चीज़ उनके ऊपर दिखने लगता है, वो चीज़ जाहिर होने लगता है और बच्चे थोड़ी थोड़ी सी बात पे उसी पिक्चर के डायलॉग या एक्शन के स्टाइल में वह एग्रेसिव हो जाते हैं और अपनी बातों को मानना चाहते हैं। नंबर 7 है व्यक्तित्व कारक, पर्सनालिटी फैक्टर। जब व्यक्ति आसपास के लोगों के साथ अंतःक्रिया या इंटरैक्शन करता है तो उसमें कुछ लोग गर्म मिजाज तथा कुछ तुनुक मिजाज के भी होते हैं और
बात बात पर वह क्रोधित हो जाते हैं और आक्रामक दिखाई देते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें आत्मसम्मान की कमी होती है, सेल्फ एस्टीम उनमें कम होता है और यह अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह के लोगों में भी आक्रामकता दिखाई पड़ता है। यह आक्रामकता वह अपने ईगो को बचाने के लिए करते हैं, अपने अहम को अधिक प्रबल या मजबूत दिखाने के लिए करते हैं। यहाँ क्या है, दोनों तरह के व्यक्तित्व वाले, दोनों तरह के पर्सनालिटी वाले व्यक्ति जो है वो आक्रामक होते हैं। एक वैसे जो समाज में ज़्यादा तेज होते हैं, ज़्यादा तुनुक मिजाज होता है, बात बात पे वो क्रोधित हो जाते हैं, किसी की बात को जल्दी उनको बुरा लग जाता है। दूसरी तरफ क्या है, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनमें आत्मसम्मान की कमी होती है, वह खुलकर बोल नहीं पाते हैं, दूसरे से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी हालत में वो व्यक्ति भी आक्रामक ज़्यादा दिखाई देते हैं। इस तरह से इन दोनों तरह के व्यक्तियों में आक्रामकता अधिक दिखाई देता है और जो आत्मसम्मान में कम होते हैं उनमें अहम को अधिक, ईगो को अधिक प्रबल या मजबूत दिखाने के लिए आक्रामकता का गुण आ जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों में उच्च स्तरीय आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम होता है और जिनमें कम होता है, हीनता की भावना जिनमें होती है, दोनों में आक्रामकता अधिक होता है। अब हम लोग देखेंगे नंबर 8, सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। ये भी पता है, संस्कृति से लिया हुआ है कि संस्कृति जिसमें, ऐसी संस्कृति जिसमें व्यक्ति का पालन पोषण होता है, यह संस्कृति भी आक्रामकता को जन्म देती है, क्योंकि कुछ जनजातियों की संस्कृति शांत प्रिय और स्नेहपूर्ण बनाती है, जबकि कुछ जनजातियों की संस्कृति में झगड़ा करना, शिकार करना, आक्रामकता आदि को महत्व दिया जाता है। जैसे मुंडू गुमोर जनजाति जो न्यूगिनिया में पाई जाती है, यहाँ की संस्कृति में निर्दलीयता है, आक्रामकता अधिक है, इसलिए ऐसे लोगों में बात बात पे आप आक्रामकता का गुण देखिएगा। जबकि एरोपोश जनजाति जो न्यूगिनिया के ही नागरिक होते हैं, उनमें सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है और वैसे लोग सहानुशीलता होते हैं, सहनशीलता उनमें होती है, वो दयालु होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आक्रामक व्यवहार की उत्पत्ति के लिए बहुत ऐसे सोशल फैक्टर हैं जिस पर मनोविज्ञान ध्यान दे रहा है और मनोवैज्ञानिक उस ओर कार्य कर रहे हैं। Now, causes of aggression. Social psychologists have explored the issue of aggression for several years and have come up with the following views about the causes of aggression. Number 1, inborn tendency. Aggressiveness is an inborn tendency among human beings. Biologically, this inborn tendency may be meant for self-defense. Number 2, physiological mechanism. Aggression could also be directly triggered by physiological mechanism, especially by the activation of certain parts of the brain that play a role in emotional experience. Now, number 3, child rearing or caring. The way an individual is brought up often influences his aggressiveness. For example, children whose parents use physical punishment and are becoming more aggressive than children whose parents use other disciplinary techniques. This could be because the parents has set an example of aggressive behavior which the child imitates. It could also be because physical punishment makes the child angry and resentful. As the child grows up, he expresses this anger through aggressive behavior. Number 4, frustration. Aggression is an expression and consequence of frustration. Therefore, an emotional state that arises when a person is prevented from reaching a goal or
attaining an object that she or her wants. The person may be very close to the goal and yet does not attain it. It has been found that people in frustrated situation show more aggression than those who are not frustrated. Number 5, learning. Among human beings, aggression is largely the result of learning rather than an expression of an inborn tendency. Learning of aggression can take place in more than or mood. Number 6 है observing and aggressive model. Many research studies conducted by psychologists such as Albert Bandura and his collaborators show the role of modeling in learning aggression. If a child observes aggression and violence on television, she or her may start imitating that behavior. Without doubt, violence and aggression shown on television and the film media have a powerful influence on the viewers, especially the children. 7th, personality factors. When interacting with people, we notice that some of them seem to the naturally more hot-tempered and show more aggression than others. We may conclude that aggressiveness is thus a personal quality. It has been observed that people who have very low self-esteem and feel insecure may behave aggressively in order to boost their ego. ईगो के लिए भी लोग करते हैं. Number 8, cultural factors. The culture is which one grows up can teach its members to be aggressive or not by encouraging and praising aggressive behavior or discouraging and criticizing such behavior. Some tribal communities are traditionally peace-loving, whereas others see aggression as necessary for survival. ये हम लोगों ने क्या देखा कि अभी अगर आप सर्च करेंगी तो कॉजेस ऑफ एग्रेशन में और भी बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति पे पड़ता है. लेकिन हम लोग 8 पॉइंट्स पे आते हैं. ये भी आपके कोर्स में के हिसाब से डिटेल से है. आपको जब कोई क्लास 12th मनोविज्ञान में जब ये क्वेश्चन आएगा तब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने के लिए आएंगे, या कभी कभी 6 या 8 नंबर्स का क्वेश्चन आता है कि आप आक्रामकता से क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें, व्याख्या करें. What do you mean by aggression and explain it. तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये टोटल लिखना पड़ेगा. एग्रेशन से आप क्या समझती हैं, इसे आप परिभाषित करें, कितने प्रकार का ये होता है शॉर्ट में, इसके अलावा कौन कौन से कारण हैं, इसके अतिरिक्त भी इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं. आज के क्लास में चूँकि इतना तक ही हम लोग आज क्लास लेंगे. अगले क्लास में मैं कुछ पॉइंट्स आई विल गिव सम पॉइंट्स के इसके उपाय क्या हैं, हम लोग आक्रामकता को किस तरह से दूर कर सकते हैं. अपने समाज को उन्नत बनाने के लिए आक्रामकता भी एक बाधा के रूप में काम करता है. इसलिए समाज मनोवैज्ञानिक और सामान्य मनोवैज्ञानिक भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि एग्रेसिव या आक्रामक को किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि आक्रामकता एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है व्यक्ति के मानव जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए. इसका ज़्यादा प्रभाव नकारात्मक रूप से पड़ता है. कभी कभी आक्रामक
जो होता है वह पॉजिटिव वे में भी काम करता है, लेकिन वह कम होता है। वो पॉजिटिव में कैसे करता है कि जब हम एग्रेसिव होते हैं तो एग्रेसिव का जो क्वांटिटी होता है, जो उसकी तीव्रता होती है, जो उसकी स्पीड होता है, वो कम होता है, तब हम उसमें सक्सेस होते हैं। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।